मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, जब आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन होगा, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव पारिक मेडिको। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में एल्कलाइन अर्थ मेटल के पार्ट 1 में यूजेस तक कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम आगे आज एस ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस पैराग्राफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स आर लेस आयोनिक देन द करस्पॉन्डिंग एल्कलाइन मेटल्स। वैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में फैजान रूल पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दैट रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय रेडियस रेशियो। आपको पता है एल्कलाइन मेटल में जो चार्ज होता है वो होता है m+1, और एल्कलाइन अर्थ मेटल में m+2। चार्ज भी इंक्रीज हो गया, और इधर जाएंगे तो रेडियस होगा डिक्रीज, तो रेडियस डिक्रीज, कोवेलेंट करेक्टर हमारा इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक करेक्टर घटेगा। इसका मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस आयनिक, मीन्स मोर कोवेलेंट देन एल्कलाइन मेटल। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। तो ये हो गया इसका रीजन। यहाँ से assertion एंड रीजन क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बन सकता है। अब आगे देखते हैं। तो ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर मोर कोवेलेंट देन दोज ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। कोवेलेंट करेक्टर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज होगा। कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। अगर कोवेलेंट करेक्टर कम होगा तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। इट मीन्स जो ऊपर एलिमेंट्स हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के, वो मोर कोवेलेंट है देन द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। इस पैराग्राफ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर मोनोऑक्साइड बनाएगा, लेकिन सारे के सारे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होंगे एक्सेप्ट बीईओ। ये ध्यान रखना है, बीईओ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाता। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा, बीईओ इज इसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर, और सारे आयनिक होते हैं, लेकिन बेरिलियम का ऑक्साइड कोवेलेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जबकि ऑल अदर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ऑल दिस ऑक्साइड एक्सेप्ट बीईओ आर बेसिक इन नेचर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक करेक्टर ऑफ these हाइड्रोक्साइड इंक्रीज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। जब केमिकल बॉन्डिंग का डिटेल लेक्चर आएगा तो उसमें मैं आपको सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक करेक्टर तीनों इजीली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। तो अभी आप इसे ध्यान रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड however less basic, less stable than alkaline metal hydroxides। मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं एल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में। दूसरी चीज, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक। बेरिलियम का चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, दोनों दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, आपको एक रिएक्शन भी ध्यान रखनी है जिसमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन पहले हम बेस से कराएंगे, और सेकेंड रिएक्शन जिसमें हम एसिड से कराएंगे। तो बेस से रिएक्ट कराने के बाद में बेरिलेट आयन बनता है, और एसिड से रिएक्ट कराने के बाद में ये बनता है। लेकिन कई से यहाँ पे BeH2O का होल 4 ब्रैकेट क्लोज Cl2 भी दे रखा है न्यू एनसीईआरटी, तो ये ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, हैलाइड्स। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे बेरिलियम का हमने बोला था ऑक्साइड हो चाहे वो हाइड्रोक्साइड हो, कुछ भी हो, बेरिलियम का ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, सब के सब कोवेलेंट थे। दूसरी चीज, एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहे थे। बस वैसे ही यहाँ पर भी बेरिलियम के हैलाइड को अगर छोड़ दिया जाए और सारे आयोनिक हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड ऑल अदर हाइलाइड्स एल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयोनिक, क्योंकि बेरिलियम का हैलाइड कोवेलेंट नेचर शो करता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इसमें बेरिलियम क्लोराइड की अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये आप ध्यान रखना है। मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन बनता है, अगर बनता है तो। सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो है चेन स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक CS ऐसे बार बार बोलेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। दूसरी चीज, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन ध्यान होना चाहिए, sp3।
क्योंकि अलग अलग स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रही है जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा। सॉलिड स्टेट में चेन स्ट्रक्चर, और जब चेन स्ट्रक्चर होगी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन वेपर फेज में वो बनाएगा डाइमर, BeCl2 गैस, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp2। ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको टेम्परेचर स्पेसिफिक कर दिया जाए कि 1200 केल्विन, तब आपको ओनली लीनियर मोनोमर फॉर्म करना है, ये ध्यान रखना है। तो पहला हो गया आपका कौन सा, सॉलिड स्टेट के अंदर चेन स्ट्रक्चर, फिर आपका होगा हमारे पास यहाँ पे वेपर फेज के अंदर डाइमर स्ट्रक्चर, फिर होगा आपका लीनियर मोनोमर इन 1200 केल्विन। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp इन लीनियर। आगे चलते हैं। टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीज। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो हाइड्रेट फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे मैग्नीशियम के अंदर 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन PaCl2 में 2 हैं। तो अगर आपको ध्यान रखना है तो मैक्सिमम ध्यान रखिए और मिनिमम। अगर पूछा जाएगा तो मिनिमम पूछेंगे BaCl2.2H2O, मैक्सिमम MgCl2.8H2O। एक ही यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर हाइड्रोलिसिस। जब हम इनके हाइड्रो जो यहाँ पे हाइड्रेट्स हैं इनको हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल हटने के अलावा साथ साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ BeCl2.4H2O। जब हम इसको हीट करेंगे तो BeCl2.H2O प्लस 3H2O रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये फर्दर हाइड्रोलिसिस शो करेगा और BeOH होल सीएल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। मैग्नीशियम में भी ऐसा ही होता है। MgCl2.6H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। हीट करने पर बनेगा MgCl2.2H2O प्लस 4H2O, लेकिन ये आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस शो करेगा तो MgOH होल Cl बनेगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। इट मीन्स बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर हाइड्रोलिसिस। Fluorides relatively less soluble than chlorides because of high lattice energy। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे रेडियस इंक्रीज होगा। आपको पता है क्लोरीन एरा फ्लोराइड और क्लोराइड के लिए लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, और अगर रेडियस कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन की लैटिस एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स फ्लोराइड्स का हाई लैटिस एनर्जी होने की वजह से रिलेटिवली लेस सॉल्यूबल है। ये आपको ध्यान रखना है। असर्शन रीजन के फॉर्म में भी आ सकता है। अब हम चलते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सॉल्ट्स की बात करी गई है, कार्बोनेट, दूसरे सल्फेट्स और तीसरे नाइट्रेट्स। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, तो तीनों में जो कॉमन है वो मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोनेट हो चाहे सल्फेट हो चाहे नाइट्रेट हो, आपको बता दें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाएंगे, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे सल्फेट हो चाहे नाइट्रेट हो, सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी। ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका रीजन ये है, थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में जब हम पॉली एटॉमिक एनाइन की बात करते हैं, जैसे CO3 2 माइनस कार्बोनेट, सल्फेट SO4 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, जब हम इनकी बात करते हैं पॉली एटॉमिक एनाइन की, तब थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव। फाइव क्या होता है, चार्ज बाय रेडियस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी इन, रीजन ध्यान रखिएगा, पॉली एटॉमिक एनाइन लाइक कार्बोनेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट। सॉल्युबिलिटी में ऐसा है, सॉल्युबिलिटी में भी ऐसा ही है। अगर स्मॉलर एनाइन होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, लेकिन अगर लार्जर या फिर पॉली एटॉमिक एनाइन होगा तो वो डिक्रीज करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया सॉल्युबिलिटी के लिए और ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला है कार्बोनेट। कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर insoluble इन वाटर। ये ध्यान रखना है, पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, solubility of carbonate decrease, atomic number of the metal ion increase। जैसे मैंने अभी आपको बताया था बस वही है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे solubility of carbonate डिक्रीज होगी। आगे चलते हैं। बेरिलियम का कार्बोनेट अनस्टेबल है, कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। क्योंकि जब बेरिलियम के कार्बोनेट को हम हीट करते हैं PeCO3,
हीट करने के बाद बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2। अब ये रिएक्शन में इतना अनस्टेबल है, रिवर्स हो सकती है, इसलिए हम CO2 के एटमॉस्फेयर में इसको रखेंगे जिससे रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, सो दैट बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल, कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन कैटाइन साइज। ये मैंने अभी आपको बताया था, थर्मल स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गई, चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे वो हमारे पास ऊपर नाइट्रेट हो, सब में सेम है। आगे बढ़ते हैं। सल्फेट्स। सल्फेट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑल वाइट सॉलिड। ये ध्यान रखना है। स्टेबल टू हीट, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज, BeSO4 एंड MgSO4 रेडिली soluble इन वाटर। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सल्फेट्स आर soluble इन वाटर। क्यों? अगर इसका रीजन पूछ लिया जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी, ये आपको बताना है। आगे चलते हैं। अब हम नाइट्रेट्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो नाइट्रेट से बनेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। आपको मैं बता दूं, मैग्नीशियम नाइट्रेट 6 वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकते हैं, जैसे MgNO3 होल्ड ट्वाइस डॉट 6H2O। तो यहाँ पे आपको चेंज कर देंगे, 6 की जगह कुछ और बोल देंगे और ऑप्शन में आप गलत कर देंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 6 है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट में 0 वाटर मॉलिक्यूल है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम सब में पढ़ते हैं 1 या 2, लाइक लिथियम नाइट्रेट में हमारे पास था, सब जगह था, लेकिन यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट में 0H2O, ये आपको ध्यान रखना है। एक एक्सेप्शन है, इतना ध्यान रख लीजिए। एनहाइड्रस सॉल्ट है ये। दूसरी चीज, जैसे हमने लिथियम नाइट्रेट की रिएक्शन पढ़ी थी एक्सेप्शन में, कि वहां पे Li2O NO2 प्लस O2 बनता था, बस उसी तरीके से यहाँ पे भी नाइट्रेट में मेटल ऑक्साइड NO2 और O2 तीन प्रोडक्ट बनते हैं। आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। ये सिमिलर टू दिस रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रॉब्लम 10.4 एंड प्रॉब्लम 10.5। यहाँ से इंटेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी पे खाली ये दो ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो एस ब्लॉक में दे रखे हैं, तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बात करी जा रही है मेटल हाइड्रोक्साइड की, और यहाँ बात करी जा रही है मेटल कार्बोनेट की। ये भी ध्यान रखिएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड में एनाइन तो जैसे कॉमन हो गया, किसके अंदर? सारे मेटल्स के अंदर। कैटाइन रेडियस इन्फ्लुएंसर लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज मोर देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी। इट मींस डिक्रीज तो दोनों होंगे, लेकिन लैटिस एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में। इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, इसलिए इसका रीजन ये हो गया कि इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये हो गया असर्शन, और इसका रीजन होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। ये आपको ध्यान रखना है, असर्शन रीजन में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो सल्फेट्स हो, सब में एप्लीकेबल है कि साइज ऑफ एनाइन बीइंग मच लार्जर कंपेयर टू कैटाइन, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल आल्सो डिक्रीज। इसका रीजन होगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है लैटिस एनर्जी से, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आप देखिए यहाँ पे इंक्रीज में रीजन पूछा गया है तो उसका रीजन ये होगा, और जब डिक्रीज में आपसे रीजन पूछा गया है तो उसका रीजन ये होगा। तो आपको दोनों रीजन ध्यान रखने हैं और दोनों क्वेश्चंस भी ध्यान रखने हैं किस तरीके से पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एज सच फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, नॉर्मल सा ही सबको पता है। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। आगे चलते हैं। अब बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करने के कारण इनमें सिमिलैरिटीज हैं, वो हमें देखना है। तो पहली सिमिलैरिटी ये है कि जैसे एल्यूमिनियम नॉट readily attract by acid because of the formation of oxide film on the surface of metal, जस्ट वैसे ही बेरिलियम भी शो करता है ये प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं। बेरिलियम बेराइलेट आयन का फॉर्मेशन करता है BeOH होल फोर 2 माइनस, वैसे ही एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनेट आयन का फॉर्मेशन होगा AlOH4 माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। और क्लोराइड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है वेपर फेज में, चाहे वो बेरिलियम हो चाहे एल्यूमिनियम हो, दोनों में, ये आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज,
बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे BeFO2- एंड AlF6 3-। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सीमेंट। एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, क्विकलाइम इज, आपको बताना होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सबसे पहला क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, क्विकलाइम इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग डैश इन अ डैश एट डैश टेम्परेचर। ऐसा पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना है, लाइमस्टोन को जब आप हीट करेंगे तो आपको CaO मिलेगा जो कि है क्विकलाइम। और टेम्परेचर वैसे ऐसा जितना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि बनाया किससे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लाइमस्टोन से और रोटरी किल, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है बस। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एक वाइट एमोर्फस सॉलिड है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है 2870 केल्विन, देखकर ही पता लग रहा है। आगे देखते हैं, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है कि एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक द लंप ऑफ लाइम। मतलब CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम और इसको हम बोलते हैं लंप ऑफ लाइम भी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर का एडिशन करेंगे तो ये लंप ऑफ लाइम ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम, क्योंकि इसमें स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होता है CaOH का होल ट्वाइस। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है कि जब हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर का एडिशन करेंगे क्विक लाइम में, तब ब्रेकिंग द लंप ऑफ लाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लैकिंग ऑफ लाइम, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, क्विक लाइम स्लैक्ट विद सोडा गिव्स सोडा लाइम। अगर आपको CaO क्विक लाइम की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो आपका क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा सोडा लाइम, आपको ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि आपको पता है मेटल ऑक्साइड ही, मेटल के ऑक्साइड मोस्टली बेसिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए उनको छोड़कर, जैसे CaO इज बेसिक। अगर बेसिक है तो ये एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा, जैसे SiO2 P4O10 रिएक्ट करके ये कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा। जैसे CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, ये आपको ध्यान रखना है। Ca3PO4 का होल्टो है, ध्यान रखना है। तो ये दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो यही है। आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस पर। इम्पॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सीमेंट के मैन्युफैक्चर में प्राइमरी मटेरियल कौन सा है? वो है CaO क्विक लाइम। इट इज चीपेस्ट ऑल्सो। आगे देखते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा। जब NaOH की रिएक्शन हम CaO से कराते हैं तो Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको रिएक्शन लिखी नहीं है लेकिन थ्योरी में दे रखा है, तो क्या पता आ जाए, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये थर्ड यूज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ। जो इंपॉर्टेंट है पहला वाला और दूसरा वाला, इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें जब हम क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होगा। तो आपसे पूछ लेंगे स्लैक लाइम क्या हम क्विक लाइम से बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, स्टेटमेंट में आ सकता है। आगे देखते हैं, इसको हम व्हाइट अमोर्फस पाउडर भी बोलते हैं। किसको? स्लैक्ड लाइम को, CaOH का होल ट्वाइस। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। अगर CaOH का होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन की बात करी जाए तो वो है लाइम वाटर, लेकिन सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। तो मिल्क ऑफ लाइम और लाइम वाटर दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है एक्वस सॉल्यूशन और यहाँ पे यूज करा गया सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सस्पेंशन की बात है तो मिल्क ऑफ लाइम आंसर जाएगा, अगर एक्वस तो लाइम वाटर। वैसे इसकी इजी एक ट्रिक भी है, स्माइल, मतलब S से सस्पेंशन और MIL मिल्क, मिल्क ऑफ लाइम। और अगर एक्वस लिखा हुआ आ जाए
तो ऑब्वियस सी बात है एक्वस है, इसका मतलब वाटर है, तो वो होगा लाइम वाटर। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड is passed through lime water. It turns milky due to the formation of calcium carbonate. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि ये मिल्की अपीयरेंस शो क्यों करता है, तो इसका आंसर जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज यहाँ पे लाइम वाटर का यूज करा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, यहाँ पे इन्होंने मिल्क ऑफ लाइम नहीं लिखा है, तो ये आप ध्यान दीजिए। लाइम ऑफ वाटर से जब हम रिएक्शन कराएंगे CO2 की, तो CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्की अपीयरेंस शो करेगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रेसिपिटेट, कौन सा प्रेसिपिटेट, CaCO3 वाला, डिजॉल्व इन द फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब जब हम एक्सेस CO2 पास करेंगे और वाटर को पास करेंगे, तब मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि मिल्कीनेस क्यों हुआ था, ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, और डिसअपियर क्यों हुआ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद क्लोराइड टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट। मतलब मिल्क ऑफ लाइम COH को होल्ड ट्वाइस, जैसे यहाँ पे लाइम वाटर बोला गया था, वैसे यहाँ पे मिल्क ऑफ लाइम बोल रहे हैं, तो आप वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए इसकी। मिल्क ऑफ लाइम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा। तो मेनली ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl का होल ट्वाइस, लेकिन आपको तीनों ध्यान रखना है, CaCl2, CaOCl का होल ट्वाइस और H2O, तीनों एक मिक्सचर के फॉर्मेशन में होगा। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl का होल ट्वाइस, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस पर। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोटार एंड बिल्डिंग मटीरियल, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ये है वाइट वॉश, क्योंकि सबको पता है कि CaOH को ऑल्टोइज का यूज करा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यूज में आएगा तो यही आ सकता है। आगे देखते हैं। ग्लास मेकिंग, ब्लीचिंग पाउडर, जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, ये शायद ही आए, क्योंकि प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर यहाँ पे भी दे रखा है। तो जो चीज़ कॉमन है वो पूछने के चांसेस कम होते हैं। जो चीज़ डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे पूछा था प्राइमरी मटेरियल, तो ये आ सकता है, और यहाँ पूछा है वाइट वॉश, तो ये आ सकता है। तो ये और ये दो यूजेस इंपॉर्टेंट हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट इन नेचर किस किस फॉर्म में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। स्लैकलाइन और जैसे ही CaCl2 प्लस Na2CO3, इनकी जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, कि जब हम स्लैकलाइन की रिएक्शन CO2 से कराएंगे तो CaCO3 का फॉर्मेशन होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर पढ़ रहे थे, CO2 CaCO3 का फॉर्मेशन हो गया। सेम टू सेम यही रिएक्शन है यहाँ पर भी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, जब CaCO3 मिल्की अपीयरेंस शो करता है, तो एक्सेस CO2 के प्रेजेंस में वो CaHCO3 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक सॉल्युबल है, और मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। तो अभी हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के बाद में एक्सेस CO2 को अवॉइड करना पड़ेगा। Excess CO2 should be avoided, lead to the formation of water soluble calcium hydrogen carbonate। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक्सेस CO2 का यूज नहीं करना है। अगर करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो हमें बनाना नहीं है, हमें तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है। दूसरी रिएक्शन CaCl2 प्लस Na2CO3 से तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। इसको याद रखने का इजीली तरीका है, इस तरीके से ध्यान रख लीजिए, Na प्लस Cl, और जो बचा वो कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ वाइट फ्लफी पाउडर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। जब मैं आपको कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको वहाँ पे सॉल्युबिलिटी में बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। आगे बढ़ते हैं। जब हम हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा, H2SO4 और HCl, CaCl2 CaSO4 का फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान रखना है। इसके यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है कि इट इज यूज एज अ फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन। मेटलर्जी में यूज करा जा सकता है इसका, सबसे ज्यादा अच्छा यूज यही है। दूसरा यूज
हाई क्वालिटी पेपर, पेपर की क्वालिटी हाई करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। तीसरा यूज इट इज एंटासिड, मतलब मेडिसिन के तौर पे भी यूज हो सकता है, एंटासिड की तरह भी यूज करा जा सकता है। तो ये तीनों यूजेस इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, कैल्शियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। आपको इसमें यह ध्यान रखना है, अगर CaSO4 डॉट 2H2O की बात करी जा रही है तो वो है जिप्सम, लेकिन अगर CaSO4 डॉट हाफ H2O की बात करी जा रही है तो वो है POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरी चीज, इसमें रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CaSO4 डॉट 2H2O, इसको हम बोलेंगे जिप्सम। जब जिप्सम को 393 केल्विन पे हीट करेंगे तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, POP का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, जैसे 393 केल्विन से भी ज़्यादा कर दिया, तो हमारे पास CaSO4 का फॉर्मेशन होगा। इसके जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब क्रिस्टलाइन हो जाएंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। सबसे पहली चीज ये है जिप्सम, ये है POP और ये है डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम इसको और स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो CaO प्लस SO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। Above 393 Kelvin, no water of crystallization is left and anhydrous calcium sulfate CaSO4 is formed. This is known as dead burnt plaster. ये एक important point है। आगे बढ़ते हैं इसके uses में। It has a remarkable property in setting with water. एक ये important point है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, यूजेस। यूजेस में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज बोन फ्रैक्चर में, ये तो सबको पता है। जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, POP। पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा, कैल्शियम सल्फेट का हम यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में, ये ध्यान रखिएगा। दो यूज जो कि इंपॉर्टेंट है। सीमेंट, सीमेंट का जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है वो हमारे पास सबसे पहले इंग्लैंड में जोसेफ एस्पिडन के द्वारा फाइंड करा गया था। दूसरी चीज, सीमेंट को हम पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीजन है, बिकॉज इट रिसेंबल विद नेचुरल लाइमस्टोन। ये नेचुरल लाइमस्टोन के साथ रिसेंबलेंस शो करता है, इसलिए हम इसको पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट के अंदर मेनली क्या क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड SiO2, ये ध्यान रखना है। इस पैराग्राफ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है वो मैंने आगे लिख दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, Al2O3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Fe2O3 और SO3। अगर वो पूछेंगे तो इनका परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं। आपको एक्चुअल परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका ऑर्डर ध्यान रख लीजिए, काम चल जाएगा। आगे देखते हैं। रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, सबसे पहला लाइमस्टोन एंड क्ले। जब हम क्ले और लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीट करते हैं, दोनों को फ्यूज करेंगे तो सीमेंट क्लिंकर का फॉर्मेशन होगा। ये सीमेंट क्लिंकर आगे फर्दर हम 2-3% ऑफ जिप्सम में ऐड करेंगे, तब जाके सीमेंट का फॉर्मेशन होगा। ये पूरी प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोर्टलैंड सीमेंट में इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें तीन आते हैं। पहला आता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, CA2SiO4, जो कि 26% है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, CA2SiO4 2 है तो ये तो 2 हो गया, 2 + 4 6, तो 26% CA2SiO4। दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, CA3SiO5, जो कि है 51%। और तीसरा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, CA3Al2O6, जो है 11%। ये इंग्रेडिएंट हैं किसके, पोर्टलैंड सीमेंट के, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये भी दे रखा है 2.5 और 4 की जो वैल्यूज हैं, मतलब अगर SiO2 रेशियो ऑफ Al2O3, तो ये दे रखा है, और कैल्शियम ऑक्साइड्स और टोटल ऑक्साइड 2, तो आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट में हमसे ये बोला गया है कि ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल constitute their rearrangement, the purpose of adding gypsum is only slow down the process of setting of cement। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर आपको सेटिंग ऑफ सीमेंट की प्रोसेस को स्लो डाउन करना है तो आपको जिप्सम ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा बस। आगे, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सबसे पहली चीज, मैग्नीशियम का ATP
इन फॉस्फेट ट्रांसफर में रिक्वायरमेंट यूज होता है, एंजाइम में एज अ कोफैक्टर। दूसरी चीज, मैग्नीशियम इज द मेन पिगमेंट इन द क्लोरोफिल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स, ये ध्यान रखना है। कैल्शियम बोन्स और टीथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इंटर न्यूरल ट्रांसमिशन में यूज होता है किसका, कैल्शियम का, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड ब्लड कोएगुलेशन, तीन पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन, दूसरा हो गया सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, तीसरा हो गया ब्लड कोएगुलेशन। तो कैल्शियम के तीन यूज, मैग्नीशियम के दो, पहला एटीपी, दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफिल वाला। आगे बढ़ते हैं, बोन्स इज नॉट एन इनर्ट। फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.